हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि हम लोग बेसिकली लास्ट लेक्चर में सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से जाने। हमने ये जाना कि कैसे बेसिकली सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर पाई डोनर वाली जो चीज़ है वो बेसिकली वहाँ हमने समझी। तो अब तक हमने बेसिकली 5 लेक्चर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। एंड आगे जो बची चीज़ें हैं वो बेसिकली वन थिंग इज़ आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज़ थ्योरी बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम डील करने वाले हैं वो हैं हमारा सारे तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारे अपने सिलेबस में आते हैं। सब चीज़ें जो हम हैं बेसिकली यहाँ पर डील करेंगे विद एग्जांपल्स के कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ली जा सकती है। तो पहले एक फंडामेंटल जो है बेसिकली वो समझ लेते हैं एंड देन फिर हम लोग आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एंड दैट इज़ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में अगर बात करें तो दो तरह के आइसोमेरिज्म बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे। वन इज़ स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब नॉर्मल फंडामेंटल अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अगर हम जानें तो बेसिकली ये होता है द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी रहेगा उसके नाम से बेसिकली हो जाएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। डिफरेंट चेन रहेगा तो चेन आइसोमर हो जाएगा। तो दैट मीन जो भी चीज़ डिफर कर रही होती है उसके बेसिस पर हम लोग उसको उस नाम का आइसोमेरिज्म रख देते हैं। नाउ अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड थिंग इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी चीज़ें डील करते हैं हम लोग। वन इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज हाइड्रेटेड या फिर सोलवेटेड आइसोमेरिज्म। इनके बारे में हम इंडिविजुअली बेसिकली पढ़ेंगे, अभी यहाँ हम नाम लिख रहे हैं सिर्फ। थर्ड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज करेक्ट, क्या लिख दिया था हमने, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड द सिक्स्थ वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिकली जो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डील करने वाले हैं। एंड स्टीरियो में अगर हम बात करें तो एक तो हम बात करते हैं अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग जानते हैं GI से। एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम जानते हैं OI से, जिसकी बात हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट आज बात करेंगे हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेने वाले हैं हेडिंग में दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली पहले किसी भी आइसोमेरिज्म के अगर बारे में बात करेंगे तो पहले आइसोमेरिज्म क्या है बेसिकली वो समझेंगे, ठीक है, एंड देन फिर उसके बारे में जो है वो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं दो कंपाउंड दे रहा हूँ बेसिकली। एक है हमारा CONH3 होल 5 SO4Cl एंड दूसरा कंपाउंड है हमारा दैट इज CONH3 होल 5 ClSO4। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोनों कंपाउंड में बेसिकली जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है। दैट मीन जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट
स्ट्रक्चर में बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक केस में क्लोरीन अंदर है, एक केस में क्लोरीन बाहर है। तो यहाँ अगर मैं बोलता हूँ फ़र्क कैसे पता चलेगा कि जब हम इनको पानी में डालेंगे तो पानी में डालकर बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये एक कॉम्प्लेक्स एंड एक Cl माइनस आयन। एंड सेकेंड केस को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो CONH3 होल 5 Cl एंड यहाँ पर क्या होगा बेसिकली 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं जब इनको हम लोग क्या करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में बेसिकली जब डालते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट वो डिफरेंट आयंस बेसिकली प्रोड्यूस करते हों जब उनको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं। तो पहला एग्जांपल बेसिकली ये हो गया। एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर तरीके से दैट इज़ PtNH3 होल 4 Cl2 एंड बाहर है हमारा Br2। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो 2 Br माइनस प्रोड्यूस करेगा एंड एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। सेकेंड फॉर्मूला दैट इज़ PtNH3 होल 4 एंड Br2 एंड बाहर है हमारा Cl2। तो अगर हम सेकेंड वाले कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो बेसिकली क्लोराइड एज ए आयन जो है हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है आयनाइजेशन का ही है, क्योंकि बाहर के जो आयंस होते हैं उन्हें हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं और यही बेसिकली आयनाइज होते हैं पानी में। तो ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस बेसिकली प्रोड्यूस करें वो आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं। अब इनका पता कैसे चलता है, दो आइसोमर अगर हमारे पास हो तो इनका पता कैसे चलता है। तो बेसिकली Cl माइनस से हम लोग आगे जाके प्रेसिपिटेट बना सकते हैं Ag के साथ AgCl, और सल्फेट के साथ हम लोग BaSO4 बना सकते हैं। दैट मीन्स प्रेसिपिटेट कराकर आगे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बेसिकली ये दो कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर पॉइंट लिखने की बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आइसोमरिज्म के बारे में दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स which have same molecular formula but produce different ions when dissolve in water. So they are called ionization isomers of each other. They are called ionization isomers of each other, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है। एंड हम लोग कैसे पता कर पाते हैं कि कौन सा आइसोमर्स, मतलब दो आइसोमर अगर हमें दिए तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज़ आयनाइजेशन आइसोमर्स आर differentiated by either conductivity measurement, दैट मीन्स हम लोग डिफरेंट आयंस की डिफरेंट कंडक्टिविटी होती है तो हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट से भी हम लोग कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दैट मीन्स जो पीपीटी वाला मेथड होता है हमारा, दैट इज़ प्रेसिपिटेट बनाकर हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका प्रेसिपिटेट है। जो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस आगे जाके टेस्ट के तौर पर जो हम लोग जानते हैं, तो उस तरीके से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर दो आइसोमर्स में डिफरेंस क्या है।
ना ये बात हुई हमारी अबाउट आयनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में। ना सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सेकंड वन इज हाइड्रेटेड या सोलवेटेड आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ये आइसोमेरिज्म जो है वो पानी को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे COH2O होल 6Cl3। अब अगर इसको बताने से पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलें तो आयन की अल्टा पल्टी से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आयन की अल्टा पल्टी ही तो कर रहे हैं। Cl- अंदर है और फिर हमारा जो सल्फेट है वो बाहर हो जा रहा था। तो आयन की अल्टा पल्टी से जो बनने वाले आइसोमर्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब ना यहाँ पर बात की जा रही है पानी की, दैट इज हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड, ये वाटर से रिलेटेड बात की जा रही है। तो एक कंपाउंड हमारा ये। अगला अगर मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेज देता हूँ एक, तो बन जाएगा दैट इज Cl2.H2O, मतलब एक क्लोरीन अंदर चला गया तो एक वाटर बाहर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज COH2O होल 4Cl2, एंड फिर से क्या होगा, दो वाटर बेसिकली बाहर आ जाएंगे। नाउ थर्ड अगर मैं तीन क्लोरीन अंदर कर देता हूँ COH2O होल थ्राइस Cl3, तो बेसिकली ये जो 3H2O है, ये वाला केस जो है वो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है इस वाटर को होल्ड करने के लिए। तो क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे तीन जो 1 2 3 फर्स्ट थ्री हैं दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में वाटर को क्रिस्टलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर क्रिस्टलाइजेशन तब होगा हमारा जब इसके ऊपर कोई चार्ज जो है बेसिकली होना चाहिए। यहाँ पर चार्ज जीरो हो गया है, इसलिए ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अलग अलग हाइड्रेट आइसोमर बेसिकली ना हम बोलते हैं। तो अलग अलग हाइड्रेट आइसोमर्स को पहचानने के लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि कितना डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ हुआ है वो पता हमें चल सकता है। हम कंडक्टिविटी भी मेज़र कर सकते हैं इसमें, तो उससे भी आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर्स में बेसिकली पानी की अल्टा पल्टी जो है बेसिकली यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, उससे बनने वाले आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच हैव, अब देखो सिमिलर सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ छोटा मोटा ही चेंज है जो है, जिस टेक्निकल टर्म का ही चेंज है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली जो बाहर .H2O करके होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दे आर कॉल्ड hydrated isomers of each other, hydrated isomers of each other। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसिकली जो हमारा आइसोमरिज्म अराइज हुआ है दैट इज़ ड्यू टू वाटर एज ए लिगेंड एंड वाटर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पानी दोनों जगह काम कर सकता है, इसलिए इस टाइप का आइसोमरिज्म जो है बेसिकली आया है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज अराइज्ड because water molecule, because H2O
molecule act as ligand as well as water of crystallization। दोनों तरह से काम कर पा रहा है, इसलिए वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो कर पा रहा है। अच्छा, हाइड्रेटेड आइसोमर सिर्फ पानी के लिए है, इसको आयनाइजेशन आइसोमर से मिक्स नहीं करना है, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर वाटर। एंड कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स को? सो दैट इज़ हाइड्रेटेड आइसोमर्स आर डिफ्रेंशिएट बाय क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी मेजर करके, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ precipitate or conductivity measurement by using dehydrating, और वो बोलेंगे suitable dehydrating एजेंट। तो बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ करके हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटवा सकते हैं। देन फिर हम लोग कंडक्टिविटी मेजरमेंट और ये सब चीज़ें, या फिर वेट मेजरमेंट, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कितना गेन कर लिया है। अब जनरली हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं, ठीक है। तो कितना गेन बेसिकली उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने किया, उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारी ये बात हुई बेसिकली रिगार्डिंग हाइड्रेटेड आइसोमर्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ थर्ड आइसोमेरिज्म, एंड वो होता है दैट इज़ लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो कंपाउंड हम यहाँ पर दे रहे हैं, दैट इज़ CONH3 होल 5 NO2 SO4, and second compound is CONH3 होल 5 ONOSO4। तो जैसे कि पहले वाले दूसरे वाले कंपाउंड दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं कि NO2 जो है यहाँ N से डोनेट कर रहा है, और यहाँ NO2 जो है वो हमारा O से डोनेट कर रहा है। यही बेसिकली इस कंपाउंड में डिफरेंस है, बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। यहाँ पर ये N से डोनेट कर रहा है एंड यहाँ पर ये O से डोनेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लिंक जो है उसका डिफरेंस है, लिंकेज का बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्या होता है कि हर एक लिगेंड की जो टेंडेंसी होती है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसकी स्ट्रेंथ अलग रहेगी, नीचे वाले की स्ट्रेंथ अलग रहेगी, तो उस बेसिस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट which have salts which have same molecular formula, but they have different मेटल लिंकेज या मेटल लिगेंड लिंकेज बोल सकते हैं इसको, मेटल लिगेंड लिंकेज। सो दे आर कॉल्ड लिंकेज isomers of each other। सो इस तरह से हम लोग बेसिकली इनको
डिफाइन करते हैं। अब अक्सर ये वाला आइसोमेरिज्म जो है वो तभी पिक्चर में आता है जब कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है बेसिकली प्रेजेंट हो, जो दो साइड से डोनेट कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ isomerism is possible when at least one ambidentate ligand is present। एटलीस्ट एक भी एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर ये वाला केस जो है वो हम लोग एज ए लिंकेज आइसोमर के तौर पर बोलेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हम बात करेंगे कि वो कलर में जो है डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ लिंकेज आइसोमर्स are differentiate by their color। और कलर कैसे आता है, जब कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं देन फिर बाद में इमिट करते हैं। तो और देयर लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, जो लैम्डा एब्जॉर्ब किया है उसके बेसिस पे भी हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी अबाउट लिंकेज आइसोमर, दैट मीन्स ऐसे लिगेंड जो दो साइड से भी डोनेट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या है कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है, इस तरह से दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में लिगेंड की अल्टा पल्टी, ठीक है, लिगेंड्स की, मेटल की नहीं, लिगेंड्स की अल्टा पल्टी से जो बनने वाले डिफरेंट हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो सारे एग्जांपल जो हैं हमको बेसिकली बनाने हैं। तो यहाँ पर दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, which have salts which have same molecular formula but different coordination sphere, so they are called कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो लाइन में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक लाइन, एक दूसरा पॉइंट जो है वो नेक्स्ट उसमें मतलब बाद में लिखवाएंगे, पहले समझ लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ कि CONH3 होल 6 ये कटायनिक पार्ट है और अनायनिक पार्ट जो है बेसिकली ये है, दैट इज़ क्रोमियम NO2 होल 6। अब यहाँ पर हमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर +3 करता हूँ तो यहाँ पर भी +3 आएगा, तो यहाँ अगर ये +3 रहेगा तो ये -3 रहेगा। तो इस तरह से बेसिकली क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एक अमोनिया उधर भेजेंगे, एक NO2 जो है वो इधर भेजेंगे। तो पहला कंपाउंड जो है हमारा ये है। सेकेंड अगर हम बनाएंगे तो दैट इज़ बनेगा CONH3 होल 5 एंड दैट इज़ NO2 इधर आ गया है। सेकेंड इज़ क्रोमियम NH3 एंड NO2 होल 5। अब बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया है, -1 NO2 वाला आ चुका है, तो यहाँ जो चार्ज होगा वो हमारा होगा दैट इज़ +2, तो यहाँ पर होगा -2। नेक्स्ट हम यहाँ अगर बनाएं दैट इज़ CONH3 होल 4। अच्छा, ये हमें बनाने हैं, अलाइ को ये सबको बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे सर आपने बना दिए ठीक है,
ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई रटने नहीं बैठ रहे कि कितने बनेंगे, ठीक है। ये हमें लिगेंड को इधर अल्टा पल्टी करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे तब पता चलेगा कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं अटेंशन जो है वो ज़रूरी है, वरना हम गलत गिन जाएंगे, ठीक है। तो NH3 होल 4 और यहाँ आएगा NO2 होल ट्वाइस एंड हेयर क्रोमियम, यहाँ पे आ जाएंगे अमोनिया 2 एंड ये होगा NO2 होल 4। अगर यहाँ पर आप चार्ज देखोगे तो यहाँ आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1। नेक्स्ट जो होगा बेसिकली, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ जिसे हम बोलना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें कि CO अमोनिया जो है वो कितने रहेंगे हमारे 3, और NO2 भी क्या रहेंगे हमारे 3। एंड सेकंड में दैट इज़ क्रोमियम, यहाँ पर NH3 भी रहेंगे 3 एंड NO2 भी रहेंगे 3। ऐसे केस में बेसिकली क्या होगा कि लेफ्ट वाले पर भी 0, राइट वाले पर भी 0, तो कटायन और अनायन जुड़ता है चार्ज के थ्रू, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में रहेंगे ही नहीं। तो ये जो चीज़ बनी है बीच में बेसिकली ये इस तरह के एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे फोर्थ वाले को। डायरेक्ट फिफ्थ पे जाएंगे, जैसे ही फिफ्थ पे जाएंगे दैट मीन्स एक NO2 और इधर करेंगे लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में होल चार्ज जो है वो निगेटिव आ जाएगा। और हमें पता है कि अनायन को बाद में लिखा जाता है, कटायन को पहले लिखा जाता है। तो बेसिकली आप ध्यान दो, क्रोमियम जो है फिफ्थ वाले केस में वो पहले आ जाएगा, क्योंकि क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, +1, मतलब कटायनिक पार्ट बन जाएगा वो। तो कटायन जो है वो पहले लिखे जाते हैं एंड कोबाल्ट वाला जो है बेसिकली वो बाद में लिखा जाएगा, दैट इज़ NH3 होल ट्वाइस एंड NO2 होल 4। यहाँ पर है हमारा -1। नेक्स्ट अगर 6 यहाँ पर बात करें तो 6 में दैट इज़ क्रोमियम एंड यहाँ पर अमोनिया एक और आएगा 5 एंड दैट इज़ ओनली NO2, क्योंकि NO2 उधर जा रहा है अब और अमोनिया इधर आ रहा है। एंड सेवन्थ में अगर हम बात करें तो पूरा क्रोमियम इधर, अमोनिया यहाँ पर 6 कुछ नहीं रहेगा एंड देन फिर दैट इज़ कोबाल्ट NO2 होल 6। तो यहाँ पर ये +3 और ये -3। ऊपर अगर हम बात करें कोबाल्ट दैट इज़ NH3 एंड NO2 होल 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज़ ये +1 और ये -1। तो टोटल अगर हम बोलें यहाँ पर तो दैट इज़ 3 ये केस थे एंड बीच वाले फोर्थ वाले को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, 3 ये केस थे। तो टोटल जो यहाँ से हमको मिले दैट इज़ 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हमें काउंट करने पड़ेंगे, हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि बेसिकली किस तरह से हमारे ये बन सकते हैं, हमें बनाने आएंगे तभी हम बना पाएंगे, ठीक है। रटने वाले चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ तुम्हें एज ए होमवर्क में, ठीक है, जिसको तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है एंड देन अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो उस वीडियो के कमेंट में ही बेसिकली वो डाउट जो है वो पुट करना है, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस हो जाएगा, कमेंट्स के बेसिस पर ही बेसिकली डिस्कस होगा। नाउ HW के तौर पर अच्छी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। नाउ आयरन NH3 होल 6 and second is NH3 NH2 होल 6। NH2 माइनस होता है, NH3 जीरो में होता है, यहाँ पर ये +3 में ही है, बाकी आपको अकॉर्डिंगली करना है। सेकेंड COEN होल थ्राइस एंड FeCN होल 6, ठीक है, इसमें भी हमें ट्राई करके देखना है। थर्ड दैट इज़ PT NH3 होल 4 एंड PT
Cl4, and the fourth one is platinum NH3 whole 4 and PtCl6। आज जैसे कि हमें पता होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +4 होता है। ठीक है, बाकी हम आइडिया लगा लेंगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, तो ये आराम से रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइसोमर्स की बात करें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट आता है, कमेंट्स में कुछ आता है, तो देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ फिफ्थ आइसोमर्स की अगर बात करें, जो कि बेसिकली इतना डील नहीं किया जाता, बट हम अगर बात कर लें यहाँ पर, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली होता क्या है कि एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड की अल्टा पल्टी कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमोनिया होल 4 कोबाल्ट, और यहाँ पर ये ब्रिज टाइप के लिगेंड हैं, एंड यहाँ पर क्रोमियम, एंड क्रोमियम के पास है दैट इज़ H2O होल 4, एंड होल चार्ज जो है यहाँ पर दैट इज़ वो है हमारा +4। अब ये +4 कैसे है, क्लोराइड पर -1 है, यहाँ कोबाल्ट +3 एंड क्रोमियम पे +3, तो अंदर +6 है बट 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। अगर मैं इसका दूसरा टाइप बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो तो दैट इज़ H2O होल 4 CO कोबाल्ट Cl क्रोमियम H2, यहाँ पर H2O आ गया, तो इधर क्या आ गया अमोनिया होल 4। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 अमोनिया जो हैं, ठीक है, वो कोबाल्ट के पास थे यहाँ पर, एंड यहाँ पर 4 अमोनिया किसके पास चले गए हैं, क्रोमियम के पास चले गए। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन के अंदर ही लिगेंड की अल्टा पल्टी से बनने वाले आइसोमर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। इसके ऊपर डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली अगर हम समझ लें तो आराम से समझ में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली लिगेंड आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि ऐसे दो कंपाउंड जिसमें लिगेंड में कोई पंचायती हो रही हो, दैट मीन्स पंचायती का मतलब क्या है कि लिगेंड अपना आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, ठीक है, पर्सनली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ कि मेरे पास कोबाल्ट है NH3 होल 5, ये 5 अमोनिया है, और यहाँ पर एक लिगेंड है दैट इज़ CH3 इसे बोलते हैं इथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल वाला ईथर बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज CH3OCH3, ये एक ईथर है, ठीक है, और बाहर यहाँ पर है Cl3। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें CONH3 होल 5, और यहाँ पर ऊपर ईथर लिया था, और यहाँ पर बेसिकली है C2H5OH। दैट मीन्स हमारा लिगेंड जो है ईथर एंड अल्कोहल जो होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं, तो लिगेंड अपना डिफरेंट आइसोमर फॉर्म जो है बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लिगेंड में पंचायती होने के कारण, यहाँ पर ये लिगेंड में पंचायती होने के कारण ये बेसिकली आइसोमेरिज्म अराइज होता है ना। और ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दें हम, ठीक है, तो जैसे कि CONH3 होल 4 एंड PN, एंड बाहर है दैट इज़ Cl3। दूसरा बात करें दैट इज़ CONH3 होल 4 TN, एंड बाहर है Cl3। तो बेसिकली PN और TN आपस में हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो PN इज़ बेसिकली यहाँ पर दैट इज़ प्रोपाइलिन डायामाइन, CH2 here NH2 एंड NH2, और यहाँ पर अगर हम बात करें
तो दैट इज़ ट्राई मिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो ये NH2 एंड NH2, तो यहाँ पर इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो लिगेंड में पंचायती के कारण जो हमारा आइसोमर होता है दैट इज़ लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब नाउ एक स्पेशल टाइप जो बेसिकली काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म बोल दिया जाता है, ठीक है, बट एक्चुअल रियल सेंस में आइसोमेरिज्म नहीं होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है, जो कि एडिशनल चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन आइसोमर। अब बेसिकली क्या होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म? तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर ही बात करता हूँ, ठीक है, कि दो कंपाउंड हैं दैट इज़ PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 एंड दूसरा कंपाउंड है ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड, दैट इज़ PTNH3 होल 4 एंड PTCl होल 4। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि प्लेटिनम कितने हैं, अमोनिया कितने हैं दोनों कंपाउंड्स में, एंड क्लोरीन कितने हैं, तो पहले वाले में एक प्लेटिनम है, दो अमोनिया है, दो ही क्लोराइड है, बट दूसरे वाले में दो प्लेटिनम है पूरे कंपाउंड में, चार अमोनिया है, चार क्लोराइड है। तो यहाँ अगर हम इन दोनों में देखें तो कहीं ना कहीं जो रेशो है वो सेम है, दैट मीन्स 1:2:2। नीचे भी अगर हम बात करें, अगर 2 से डिवाइड मार दें तो 1:2:2 ही हमें यहाँ पर मिलेगा। ऑल्दो ये ट्रू आइसोमर्स के तौर पर नहीं कंसिडर किए जाते हैं, बट इनका क्या होता है बेसिकली कि इम्पेरिकल रिलेशन जो है वो सेम होता है। तो यहाँ अगर हम बोलें दैट इज़ कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट which have same empirical formula, they are considered as polymerization आइसोमर। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन आइसोमर का मतलब ये होता है कि एम्पेरिकल रिलेशन जो है बेसिकली वो सेम रहे। अगर वो चीज़ रहती है तो देन फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ये चीज़ इसलिए बता दी अगर इन केस कहीं क्वेश्चंस में आती है, हमको नज़र आती है, तो हमें क्लैरिटी रहे इस चीज़ की कि ये चीज़ बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल जो हैं बेसिकली आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल को काफ़ी रहते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के साथ हमारा स्ट्रक्चरल जो है मिक्स करके दिया जाता है, तो यहाँ की क्लैरिटी रहेगी, देन फिर वहाँ हम उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।